और अब हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। ये कोई राजनीतिक खबर नहीं है, ये कोई मजहबी खबर नहीं है, ये खुलासा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आपकी सेहत के बारे में है। अगर आप दिल्ली और आसपास के शहरों में रहते हैं और यमुना नदी के किनारे पर उगाई जाने वाली सब्जियां खा रहे हैं तो आप सीधे सीधे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को गले लगा रहे हैं। आपकी रसोई में सब्जियां नहीं, कैंसर पक रहा है, क्योंकि यमुना के अंदर गंदे नालों और फैक्ट्रियों की गंदगी और खतरनाक केमिकल बह रहे हैं। बारिश के बाद जब यमुना में बाढ़ आती है तो यही गंदगी यमुना नदी के दोनों किनारों पर जम जाती है और फिर इसी गंदगी में खेती होती है, सब्जियां उगाई जाती हैं इसी गंदे पानी में, और इसी गंदगी के बीच ये सारी सब्जियां उगती हैं जिन्हें आप खरीद कर अपने घर ले जाते हैं और फिर इन्हें खाते हैं, ये सोचकर कि ये सब्जियां आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। ये बात शायद सबको पता होगी कि यमुना किनारे उगाई जाने वाली सब्जियां खाने लायक नहीं है, लेकिन इसका प्रमाण यानी सबूत आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने इन सारी सब्जियों का और इस मिट्टी का एक वैज्ञानिक परीक्षण करवाया जिसमें बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। हमने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक लेबोरेटरी में घिया, तोरी, भिंडी और मिर्ची का परीक्षण करवाया और साथ ही उस मिट्टी का परीक्षण भी करवाया जहां ये सब्जियां उगाई जाती हैं। उस परीक्षण की रिपोर्ट इस समय मेरे हाथ में है और इस परीक्षण में यह पता चला कि इन सब्जियों में लेड, कैडमियम, मर्करी और आर्सेनिक जैसे खतरनाक हैवी मेटल्स हैं। लेकिन इन हैवी मेटल्स की मात्रा तय कैसे होगी, यानी ये कैसे पता चलेगा कि सब्जियों में कितना लेड होना चाहिए, कितना कैडमियम होना चाहिए, मर्करी या आर्सेनिक कितना होना चाहिए। और इसके लिए हमने FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानकों की जांच की। इस संस्था ने खाने पीने के सामान में हैवी मेटल्स की मौजूदगी के मानक तय किए हुए हैं और पूरे देश में इन्हीं मानकों के आधार पर सामान बेचा जाता है और उगाया जाता है। इस संस्था के मुताबिक सब्जियों में लेड की मात्रा 0.1 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए, यानी बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमने जिन सब्जियों का टेस्ट करवाया उनमें लेड की मात्रा 19.34 ppm से लेकर 28.06 ppm तक निकली। यानी सामान्य तौर पर सब्जियों में जितना लेड होना चाहिए उसके मुकाबले यमुना के किनारे उगाई गई सब्जियों में लेड की मात्रा 280 गुना ज्यादा है। इसी तरह सब्जियों में कैडमियम की मात्रा 0.1 से 0.2 ppm होनी चाहिए, लेकिन यमुना किनारे उगने वाली सब्जियों में कैडमियम की मात्रा 2.30 ppm से लेकर 3.42 ppm है, यानी 34 गुना ज्यादा। इन सब्जियों में आर्सेनिक की मात्रा भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन गाइडलाइंस में सब्जियों में आर्सेनिक की मात्रा का मानक था ही नहीं। और हम बड़े हैरान हुए इस बात को लेकर जब हमने टेस्ट में और मानकों में ये देखा कि आर्सेनिक के बारे में इसमें जिक्र क्यों नहीं है। और जब हमने इसकी जांच की तो पता चला कि FSSAI ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि सब्जियों में आर्सेनिक भी मिल सकता है, और इसीलिए उन्होंने अपने मानकों में आर्सेनिक को शामिल किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि सब्जियों में कभी आर्सेनिक होगा। लेकिन ये कलयुग है, अब सब्जियों में भी आर्सेनिक आ चुका है, और कितना है हम आपको बताएंगे। हमारी जांच रिपोर्ट में सब्जियों में 209 ppm से लेकर 318 ppm तक आर्सेनिक की मात्रा पाई गई। अब आप सोचिए, जिस आर्सेनिक के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये सब्जियों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो आर्सेनिक 300 गुना ज्यादा मात्रा में पाया गया। इसी तरह से सब्जियों में 1.0 ppm से ज्यादा मरकरी नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सब्जियों में 105 से लेकर 139 ppm तक मरकरी पाया गया। इस वक्त मेरे हाथ में वो सारी रिपोर्ट्स हैं जिनका जिक्र अभी अभी मैंने आपके सामने किया, और मैं इन रिपोर्ट्स को आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये वो रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। यहां इसमें कस्टमर नेम जी न्यूज़ लिमिटेड लिखा है, क्योंकि हम ही ने ये रिपोर्ट करवाई है, ये बनवाई है। मटेरियल टेस्टेड में अगर आप देखें, सॉइल यानी वो मिट्टी जहां सब्जी उगाई जा रही है, घिया, तोरी, भिंडी और लाल मिर्ची। सैंपलिंग पॉइंट है यमुना खादर,
अक्षरधाम पॉइंट, ये दिल्ली का बहुत मशहूर पॉइंट है यमुना नदी के किनारे। अब जब आप यहां देखेंगे मटेरियल टेस्टेड, ये सॉइल का सैंपल है जो इस समय आपके सामने है। इसी तरह जब हमने घिया को टेस्ट किया तो घिया में लेड की जो मात्रा है वो 28.06 पाई गई है, जबकि मानक जो बताया गया है वो है 0.1 ppm। इसी तरह मरकरी देखिए 139.90 जबकि होना चाहिए 1। आर्सेनिक 318 जबकि होना चाहिए 0। इसी तरह हमने इसके बाद तोरी का सैंपल लिया। तोरी की सब्जी आप हरी सब्जी समझकर बहुत खाते होंगे। लेड की मात्रा है 26.33 जबकि 0.1 होनी चाहिए। कैडमियम की मात्रा है 3.14 जबकि होनी चाहिए 0.2। मरकरी की मात्रा 128 जबकि होनी चाहिए 1 और आर्सेनिक 209 जबकि आर्सेनिक होना ही नहीं चाहिए। इसी तरह भिंडी का सैंपल, लेड की मात्रा 27, मरकरी की मात्रा 118, आर्सेनिक की मात्रा 298 जबकि यह मात्रा 0 होनी चाहिए थी। यहां तक कि जो लाल मिर्च आप खाते हैं, लाल मिर्च के सैंपल में भी लेड की मात्रा 19.34 पाई गई, मरकरी 105 और आर्सेनिक 228 ppm पाया गया जबकि आर्सेनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इन हेवी मेटल से आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि कई सौ गुना ज्यादा हेवी मेटल्स इन सब्जियों में आप खा रहे हैं, जितना आपको खाना चाहिए उससे कई सौ गुना ज्यादा। डॉक्टरों के मुताबिक लेड, कैडमियम और आर्सेनिक जैसे तत्वों से लोगों को अलग अलग तरह के कैंसर हो सकते हैं। और इसीलिए आपको याद होगा हमने शुरुआत में कहा कि जब आप इन सब्जियों को खरीद कर ले जाते हैं तो आपकी रसोई में सब्जियां नहीं, कैंसर पक रहा होता है। और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा बड़ी संख्या में लोगों को आजकल कैंसर हो रहा है। जो लोग बड़े स्वस्थ माने जाते थे, जो शराब नहीं पीते, धूम्रपान नहीं करते, कैंसर हो रहा है और लोग बड़े हैरान होते हैं कि कैंसर ऐसे व्यक्ति को कैसे हो सकता है। अब आपको समझ में आया कि अगर आप वर्षों तक ऐसी सब्जियां खाएंगे तो कैंसर आपको घर बैठे मुफ्त में होगा। इससे कैंसर के अलावा आपकी किडनी खराब हो सकती है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है। इस बीमारी में शरीर को इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता देने वाले सेल्स बनने कम हो जाते हैं और इनकी संख्या कम होते ही आपको अपने आप कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा बच्चों में जन्म के साथ ही विकृतियां हो सकती हैं। इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमने 1 महीने की कड़ी मेहनत की। ये रिपोर्ट रातों रात तैयार नहीं हुई, जल्दबाजी में तैयार नहीं हुई। हमने 1 महीने का समय लिया और हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि आपको सब्जियां खानी चाहिए या नहीं। पिछले महीने हमने आपको प्रदूषित यमुना की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि कैसे सिर्फ 3 फीट की गहराई में यह यमुना एक काले नाले में बदल जाती है। इसकी वजह थी वो गंदगी जो बाद में यमुना के दोनों किनारों पर जम जाती है और फिर इसी गंदगी में होती है खेती। लेकिन इस गंदी मिट्टी में उगाई गई सब्जियां खाने लायक होती हैं। इस सब्जियों को हम जो खाते हैं तो एक तरीके से वो पैथोजेनिक सब्जियां हैं। कैंसर की बीमारियां हम बहुत सारे ऐसी ही सब्जियों के उगने के कारण हम देखते भी हैं। इन खेतों से हमने जो सब्जियां टेस्ट कराने के लिए सैंपल के तौर पर उठाई, उनमें भिंडी, तोरी, घिया और मिर्च शामिल थी। इन सभी सैंपल्स के साथ हम एक टेस्ट लैब में पहुंचे।
ये नोएडा की अथर्वा लैब है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त लैब है। इसके बाद इन सब्जियों और मिट्टी की टेस्टिंग शुरू हुई और ये बताया गया कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी। कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए, उनमें से जो है हैवी मेटल्स के कुछ टेस्ट किए और कुछ टेस्ट हम लोगों ने किए जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट थे, और उनके परिणाम जो हैं काफ़ी चौंका देने वाले हैं। हम लोगों ने इनमें जो बेसिक हैवी मेटल्स जो चेक किए, उनमें से 4 हैवी मेटल्स ऐसे मिले हमें जो कि अगर हम FSSAI की गाइडलाइंस को देखेंगे तो वो बहुत कम मात्रा में होने चाहिए। निर्धारित जो लिमिट है उससे बहुत बहुत ज़्यादा है। कितना गुना कैसे? तकरीबन 10 से कहीं कहीं पर 30 गुना तक है। इसमें लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल्स जो हैं वो बहुत मात्रा में हैं। टेस्ट रिपोर्ट से ये साफ था कि इस जमीन पर उगाई जाने वाली सब्जियां नहीं बल्कि जहर था, जो सीधे सीधे आपकी थाली में पहुंच रहा था। रूह कपा देने वाली इन रिपोर्ट्स को देखकर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इन सब्जियों का सच यही है। हमें ये तो पता चल गया था कि इन सब्जियों में जो हैवी मेटल्स थे वो सैकड़ों गुना ज्यादा थे, लेकिन आपको ये बात समझानी जरूरी थी कि इन लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे तत्वों के नुकसान क्या है और ये आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, 2 चीज़ों पे बात होती है। फर्टिलाइजर की मात्रा ज़्यादा हो गई या सरफेस पे इंसेक्टिसाइड है। मैं कहता हूँ उसको भी निकालना आसान है। सब्जियों का अच्छी क्लीनिंग हो जाए, छिलका उतार दे तो इंसेक्टिसाइड सरफेस से निकल जाएगा। इनका क्या करेंगे? सब्जियों के एक सेल्स, एक कोशिकाओं के अंदर जहर भरा हुआ है, किसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पुराने ज़माने में राजा के तंत्र में, राजतंत्र जब था तो आर्सेनिक दे के स्लो डेथ की तरफ ले जाया जाता था किसी भी अपराधी को। ये आपके पास भी यही है आर्सेनिक। आपने अपराध नहीं किया, लेकिन आपको स्लो पॉइजन खाने पे मजबूर कर दिया गया क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। लेकिन उन लोगों से भी बात करनी जरूरी थी जो हरी हरी सब्जी देखकर इन्हें ताज़ा समझकर खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो सब्जी नहीं बल्कि जहर खरीद रहे हैं। यहीं से सब्जी ले जाते हैं। हाँ जी। एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने दरअसल 2 सब्जियां ली हैं। मैं आपको भिंडी की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये जो भिंडी आपने खरीदी है, ये यमुना के उसी स्ट्रेच की सब्जी की रिपोर्ट है। ज़रा देखिए एक बार। लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक, ये चारों हैवी मेटल हैं। इतना शायद आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा हो तो आपको मालूम है। इसमें जो लेवल है ppm, आर्सेनिक है इसमें, इस भिंडी में 298.60, मरकरी है 118.73, कैडमियम है 3.40 और लेड है 27.17। ये रिपोर्ट देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है हम लोग जहर खा रहे हैं। ये सब्जी नहीं है। नहीं, ये तो हमें खाना ही नहीं चाहिए। इसलिए अब आपके लिए तय करना ज़रूरी है कि आखिरकार आगे करना क्या है, क्योंकि अब आप इस रिपोर्ट के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि आप इस खतरे के कितने करीब हैं, या फिर ये खतरा आपके कितने करीब पहुंच चुका है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे तो हर खबर में हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको समस्या के साथ साथ उसका हल भी बताएं, उसका समाधान भी बताएं, लेकिन यकीन मानिए आज की इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम भी निरुत्तर हैं। हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन जहरीली सब्जियों से बचने का तरीका क्या है, क्योंकि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसी जहरीली सब्जियां सिर्फ दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में ही उग रही हों। हो सकता है कि ऐसी सब्जियां और भी बहुत सारे इलाकों में उग रही हों, क्योंकि देश में ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो कि पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी हैं, जिनका पानी एक गंदे नाले की तरह है, और जहां जहां ऐसी सब्जियां उगाई जाती हैं वहां आपको यही समस्या मिलेगी। आप में से बहुत से लोग ये भी कह रहे होंगे कि वो आज से सब्जियां खाना ही बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन क्या ये समस्या का हल है? वैसे अपनी रिपोर्ट के दौरान हमने जिन डॉक्टरों से बात की उनका भी यही कहना था कि वो अब अपने मरीजों को हरी सब्जियां खाने के लिए कैसे कहेंगे, शायद कभी नहीं कहेंगे। इस समस्या का हल नदियों को साफ करने में ही छिपा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में नदियों को एक गंदा नाला बनाकर छोड़ दिया गया है। इन नदियों में तमाम गंदगियों के अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल्स बिना किसी ट्रीटमेंट के छोड़ दिए जाते हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि आज़ादी के 71 वर्षों के बाद भी हमने अब तक ऐसा कोई सिस्टम तैयार नहीं किया है जिससे
नदियों के पानी को साफ रखा जा सके, नदियों को स्वच्छ बनाया जा सके। ऑर्गेनिक मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित चौरसिया आपकी कंपनी कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका प्रोडक्ट मल्टीप्लायर देश के 25 स्टेट्स और 450 डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंच चुका है। लाखों किसान भाई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका फायदा ले रहे हैं। अब आपका मल्टीप्लायर प्रोडक्ट ही नहीं, मल्टीप्लायर तकनीक बन चुका है, मल्टीप्लायर टेक्निक बन चुका है। केमिकल फार्मिंग कर रहे किसान भाई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे किसान भाई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर खेती करना है तो मल्टीप्लायर टेक्निक से करो। आगे हम बात करेंगे मल्टीप्लायर टेक्निक के बिजनेस के प्लानिंग की। दोस्तों, कोई भी काम करो तो तरीके से करो, जब ही आप उस काम में सक्सेस हो पाओगे। तो वैसे ही मल्टीप्लायर टेक्निक के बिजनेस में भी एक तरीका है, एक सक्सेस फॉर्मूला है। क्या है वो सक्सेस फॉर्मूला? क्या है वो तरीका? वो तरीके का नाम है कैटबॉन। कैटबॉन, कैटबॉन मतलब सी से CST, ए से ARS, T से तहसील ब्लॉक, B से ब्रांच ऑफिस, O से ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार और N से नेक्स्ट जनरेशन लीडर। आपको साल के शुरुआत में कंपनी की CST सिस्टम फॉलो करना होगी। CST ये एक टारगेट सिस्टम है। आपको कमीशन, सेल और टीम इसका टारगेट लेना होता है। आप कितना टारगेट लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको कंपनी की ARS सिस्टम फॉलो करना होगी। आपका जो CST है उसके बेस पे कंपनी ARS बनाती है और अगर आप 12 महीने ये ARS अचीव करेंगे तो आपका CST पूरा होता है। तीसरा है T। आप जो तहसील में काम कर रहे हैं वो तहसील को आपको ब्लॉक करना है ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति आके वो तहसील में सेल ना करे। चौथा, ब्रांच ऑफिस। आप जो तहसील को ब्लॉक करते वो तहसील में आपको ब्रांच ऑफिस ओपन करना है। ब्रांच ऑफिस ओपन होने के बाद आप किसान भाई को प्रोडक्ट जल्द ही अवेलेबल करके दे सकते हैं। पांचवा है ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार। आपको इस साल ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार ये अवार्ड अचीव करना है। सिक्स्थ है नेक्स्ट जनरेशन लीडर। आपको नेक्स्ट जनरेशन लीडर पे फोकस करना है, उनको आगे ले जाना है। तो इस तरह से अगर ये 6 पॉइंट्स पे आप फोकस करते हो, अगर आप ये कैटबॉन सिस्टम में फोकस करते हो, इसको फॉलो करते हो, तो आपको मल्टीप्लायर टेक्निक के बिजनेस में 100% सक्सेस मिलेंगी। और इस कैटबॉन प्रोसेस के बारे में अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कंपनी में आपके बिजनेस कोऑर्डिनेटर मैम को कांटेक्ट करिए। दोस्तों, हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आपको खेती करना है तो मल्टीप्लायर टेक्निक से करो। सेकंड पॉइंट, मल्टीप्लायर टेक्निक के बिजनेस में अगर सक्सेस चाहिए तो कैटबॉन तरीका फॉलो करो। आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। किसान भाइयों, आज की खेती एक कठिन दौर से गुजर रही है। उत्पादन चाहिए तो रासायनिक खाद डालना पड़ेगा और रासायनिक खाद डालते हैं तो मिट्टी खराब होती है। यह समस्या बिना किसी समाधान के अभाव में दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रही है। जिस सरकार ने हमें रासायनिक खादों से अवगत कराया, खादों का इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया, वही सरकार अब कहने लगी है कि रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी खराब होती है। परंतु अभी तक इससे निजात पाने का मार्ग ढूंढ पाने में सभी स्तर से अक्षमता नजर आ रही है। हमारी कंपनी कृष्णा एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले 13 सालों से जिस वक्त रासायनिक खादों से निर्माण हुई समस्या विकराल रूप धारण नहीं कर पाई थी, तब से रासायनिक खादों से तथा जहरीली दवाइयों से निजात पाने के लिए अनुसंधान शुरू कर दिया था। और हमारे अनुसंधान ने एक ऐसी खेती की कार्यप्रणाली विकसित की है जो खेती को आसान बनाती है,
जिसमें कम से कम मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, जिस खेती का लागत मूल्य आज के मुकाबले 80% कम है और उसमें रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं होती, जहरीली दवाइयों का छिड़काव नहीं करना पड़ता, इतना ही नहीं उत्पादन धीरे धीरे बढ़कर 3 गुना हो जाता है। पहले हमारी फसलों को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिट्टी से मिलते थे। हमने रासायनिक खाद डालना शुरू किया। रासायनिक खादों में जो साल्टी मटेरियल होता है, जैसे यूरिया में यूरिया 46% और सॉल्टी मटेरियल 54%, उसी प्रकार सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फेट 16% तथा सॉल्टी मटेरियल 84%। इस साल्टी मटेरियल ने हमारी मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु खनिज खाकर अपना जीवन यापन करते थे तथा मरणोपरांत फसलों का भोजन बन जाते थे, वह कोटि कोटि जीवाणु साल्टी मटेरियल के बढ़ते प्रमाण के साथ साथ कम होते गए और मिट्टी के द्वारा फसलों को भोजन प्राप्ति का मार्ग बंद हो गया। मिट्टी से मिलने वाला भोजन बंद हो जाने के कारण हम जो रासायनिक खाद देते हैं वही फसलों का भोजन बन गया है। एक कहावत है, जैसा भोजन वैसे विचार। जब से हमारी फसलें रासायनिक भोजन पर निर्भर होती गई, तब से हमें खेती में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे फसलों पर कीड़ और रोग का हमला, फसलों की बढ़त अच्छी ना होना, खाद देने के बाद भी फसल को देखकर ऐसा लगता है कि फसल को भोजन नहीं मिल रहा। इसलिए दिन प्रतिदिन उत्पादन में कमी, साथ साथ वातावरण अस्थिर होना, प्राकृतिक आपदाएं आना इत्यादि अनेक समस्याओं से हमारे किसान भाई पीड़ित हैं। कृष्णा एग्री बिजनेस ने खेती की सभी समस्याओं का अभ्यास करके मल्टीप्लायर नाम के उत्पादन की निर्मित की है। यह मल्टीप्लायर ना खाद है ना दवाई है। यह मल्टीप्लायर हमने रासायनिक खादों द्वारा हमारी मिट्टी को जो खराब किया है उसमें सुधार लाने का काम करता है। आपने देखा होगा, जंगल में कोई रासायनिक खाद नहीं डालता, फिर भी वन संपदा बढ़ रही है और बढ़ती ही रहती है। जंगल में प्रकृति की वन संपदा का पोषण करने वाली कार्य प्रणाली कार्यरत है, इसलिए जंगल के पेड़ पौधों को रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार मल्टीप्लायर रासायनिक खादों के इस्तेमाल के कारण मिट्टी में निर्माण हुई खराबी को दूर करके आपकी मिट्टी को फसलों को पोषण देने में सक्षम तथा पोषण की कार्य प्रणाली को कार्यरत बनाता है। हमारी मिट्टी में जो 6 इंच की ऊपरी सतह होती है, उसमें ही पेड़ पौधे तथा छोटी छोटी फसलों की भोजन उठाने वाली जड़ें कार्यरत होती हैं। आज ऊपरी सतह की 1 से 1.5 इंच मिट्टी को छोड़कर नीचे की 4.5 इंच मिट्टी हार्ड हो गई है। उस मिट्टी में ऑक्सीजन खत्म हो गया है, सभी जीवाणु मर गए हैं, केंचुए पलायन कर चुके हैं। हमारा मल्टीप्लायर मिट्टी के साथ साथ मिलकर मिट्टी में आई हुई खराबी को दूर करने का काम करता है। मिट्टी को नरम बनाएगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगा, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाएगा। इससे जिस तरह जंगल में फसलों को मिट्टी से भोजन प्राप्त हो रहा है, उसी तरह हमारी फसलों को उनका आवश्यक भोजन उनकी आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में मिट्टी से प्राप्त होने लगेगा। मिट्टी से सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलने के कारण हमें बाहर से रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की एक सजीव सृष्टि निवास करती है। इन जीवाणुओं को हानि पहुंचाने वाली कोई भी कृति हमारी फसलों के साथ साथ वातावरण को भी हानि पहुंचाती है। इस तरह हम प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण करते हैं। जैसे जैसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम कम होता जाएगा, प्रकृति के साथ साथ हमारी मित्रता घनिष्ठ होती जाएगी। जब प्रकृति हमारी मित्र बन जाएगी, तभी हम उसके प्रकोप से बच सकेंगे। प्रकृति को वह सब कुछ पसंद है जो उसने हमें दिया है। इंसान द्वारा निर्मित किए गए केमिकल प्रकृति को पसंद नहीं है। और जहां तक खेती व्यवस्था की बात है, तो प्रकृति ने जब पहला इंसान पृथ्वी पर भेजा था, उसने आते ही कंद या फल खाया। इसका मतलब इंसान के आने के पूर्व इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे थे तथा उनमें फल भी थे। मतलब प्रकृति की ऑटोमेटिक पोषण प्रणाली इन पेड़ पौधों को उगाती थी, बढ़ाती थी और उसे फल बाहर से लाद देती थी। हमने इसी आधार पर मल्टीप्लायर का रिसर्च किया है। मल्टीप्लायर में कोई केमिकल नहीं है, यह प्रकृति की देन है। यह मल्टीप्लायर हमारी मिट्टी को प्रिय है, मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को प्रिय है।
इस मल्टीप्लायर में सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है। रासायनिक खादों ने हमारी मिट्टी में ज्यादा गर्मी तैयार की है, जो ना तो हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं को प्रिय है, न खेती के लिए सबसे आवश्यक केंचुओं को प्रिय है। इस गर्मी के कारण पानी की कमी की स्थिति में फसलें जल जाती हैं, फसलों का रूट झोंड जल जाता है, फसलों को ज्यादा मात्रा में पानी देना पड़ता है तथा बरसात में अगर किसी महीने में बरसात नहीं हुई तो फसलें जलने लगती हैं। इन सभी समस्याओं से मल्टीप्लायर निजात दिलाता है। सिर्फ मल्टीप्लायर के इस्तेमाल से मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ने लगती है, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ने लगती है, उन्हें रहने लायक वातावरण की निर्मित होती है, मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, कम से कम पानी में भी फसलें लहलहाती हैं। मल्टीप्लायर यह उत्पाद न सिर्फ खेती का, फसलों का, मिट्टी का, जीवाणुओं का, केंचुओं का, आपका भी मित्र है। यह खेती के उत्पादन को पहले ही साल 50% से बढ़ाता है, अगले कुछ वर्षों में उत्पादन 3 गुना तक बढ़ा देता है। मल्टीप्लायर की विशेषताएं देखकर ऐसा लगता है खेती के लिए यह एक जरूरी उत्पाद है। वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी मिट्टी में पूरा सुधार आने के बाद आपकी मिट्टी को मल्टीप्लायर की जरूरत नहीं है। आप बिना मल्टीप्लायर के अच्छी खेती कर सकेंगे। जिन किसान भाइयों के पास गोबर के खाद की उपलब्धता है, उन्हें मिट्टी में पूरा सुधार होने के बाद मल्टीप्लायर डालने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जिन किसान भाइयों के पास गोबर के खाद की व्यवस्था नहीं है, वह किसान भाई अच्छे उत्पादन के लिए मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी खेती व्यवस्था मिट्टी में उपलब्ध करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणुओं पर आधारित है। गोबर की खाद डालने से इन सूक्ष्म जीवाणुओं को भोजन मिलता है और हमारे मल्टीप्लायर में सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है। मल्टीप्लायर मिट्टी में उपलब्ध खनिज जीवाणुओं के द्वारा फसलों को उपलब्ध कराता है। आज अगर हम रासायनिक खाद ज्यादा भी डाल दें, तब भी फसलों में भोज्य पदार्थों का अभाव नजर आता है, क्योंकि फसलों को भोजन जीवाणुओं के द्वारा ही प्राप्त होता है। रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण हमारी जीवाणु संख्या 20 गुना कम हो गई है। आज हमारी 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ या उससे कम जीवाणु हैं। अतएव मल्टीप्लायर के इस्तेमाल से जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है और मिट्टी में उपलब्ध भोजन फसलों को मिलने के कारण रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। मल्टीप्लायर हमारी फसलों को उनकी आवश्यकता से अधिक भोजन उपलब्ध करा देने में सक्षम होने के कारण मल्टीप्लायर देते ही ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर फसल के पत्तों का आकार 1.5 गुना बढ़ जाता है। पत्तों का कलर डार्क ग्रीन बन जाता है, पत्तों की संख्या बढ़ जाती है। इस कारण फसलें सूर्य ऊर्जा की मदद से अधिक भोजन तैयार करने लगती हैं, इसलिए फसलों का उत्पादन बढ़कर मिलता है। आज सभी किसान भाई कीड़ और रोग से परेशान हैं। जहरीली दवाइयों के छिड़काव पर होने वाला खर्च इंसान के स्वास्थ्य को तो खराब कर रहा है, खेती का लागत मूल्य भी बढ़ा रहा है। कितनी भी जहरीली दवाइयों का छिड़काव करो, कीड़ और रोग से फसलों की हानि हो रही है, मतलब उत्पादन का भी नुकसान हो रहा है। मल्टीप्लायर मिट्टी को नरम बनाता है, उसमें ऑक्सीजन के प्रमाण को बढ़ाता है, मिट्टी के सभी विषाणुओं को समाप्त कर देता है। विषाणुओं की समाप्ति से फसलों को पूरा भोजन मिलता है, उनका कुपोषण नहीं होता, फसलें बलवान तथा पहलवान बनती हैं। जिस प्रकार तंदुरुस्त आदमी जल्दी बीमार नहीं पड़ता, उसी प्रकार बलवान फसलों पर कीड़ और रोग का हमला नहीं होता। मल्टीप्लायर जैसे जैसे मिट्टी को प्राकृतिक बनाता है, मिट्टी में फसलों का पोषण करने वाली सभी प्रणाली धीरे धीरे कार्यरत होने लगती हैं। दूसरे वर्ष से केंचुए ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। 5वें वर्ष के पश्चात 1 एकड़ क्षेत्र में कम से कम 40,000 केंचुए कार्यरत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप 1 एकड़ क्षेत्र में हर रोज 400 किलो केंचुए का खाद तैयार होने लगता है। केंचुए का खाद हमारी फसलों के लिए अमृत भोजन है। इसकी 5 रुपए किलो से कीमत अगर देखी जाए तो 2,000 रुपए होती है। जहां सिर्फ बरसात की खेती होती है, वहां प्रकृति की तरफ से 1 एकड़ क्षेत्र में 2 लाख रुपए का केंचुए का खाद मुफ्त प्राप्त होता है।
तथा जहां साल भर की खेती होती है, जैसे गन्ना, केला या एक के बाद एक फसल, ऐसी खेती में 6 लाख रुपए का केचुए का खाद मुफ्त मिलता है। यह सब कुछ मल्टीप्लायर के कारण प्रकृति और आपके बीच अच्छे संबंधों के निर्माण का परिणाम है। खेती की पूरी कार्यप्रणाली, मिट्टी से फसलों को भोजन कैसे मिलता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं, मिट्टी में केचुए का कार्य क्या है, ऐसी सभी प्रकार की जानकारी के लिए अगर आप 1 किलो मल्टीप्लायर खरीदी करते हैं, ऑर्गेनिक मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित चौरसिया आपकी कंपनी कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीजन आ रहा है, क्या आपने तैयारी की है? नहीं? क्यों नहीं की? सीजन की तैयारी बहुत जरूरी है। हम आज देखेंगे कि तैयारी क्यों जरूरी है, तैयारी कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सीजन की तैयारी क्यों जरूरी है। देखिए, तैयारी हर काम में करना जरूरी है। अगर आप जिस काम में तैयारी नहीं करेंगे, वो काम में आपके चांसेस कम है सक्सेस होने के। एक छोटा बच्चा एग्जाम के पहले तैयारी करता है, घर में अगर शादी है तो हम उसकी तैयारी करते हैं, ऑफिस में एक मीटिंग रखी है तो उसकी तैयारी होती है, अगर कोई देश में युद्ध छिड़ा है तो देश वो युद्ध की तैयारी करते हैं। तो तैयारी बहुत जरूरी होती है। पॉइंट नंबर 2, तैयारी कब करें। तो देखिए, आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि तैयारी कब करना है। एक फाइनल एग्जाम के लिए बच्चा साल भर तैयारी करता है। शादी के लिए हम घर में 2 से 4 महीने पहले से तैयारी शुरू करते हैं। ऑफिस में मीटिंग रखी है तो 1 से 2 घंटे पहले तैयारी करते हैं। तो वैसे ही हमारे सीजन की तैयारी कब करना है। तो दोस्तों, हमारे सीजन की तैयारी हमें 1 महीने पहले करना पड़ेगी। सीजन से आप लोगों को देखना पड़ेगा आपको कितना प्रोडक्ट ऑर्डर करना है। आपको कंपनी से प्रोडक्ट ऑर्डर करना पड़ेगा, कंपनी से प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट से आपके घर पे आएगा। इसलिए आपको समय चाहिए, आपको प्लानिंग करना है सीजन की, आप कैसे मार्केटिंग करेंगे। तो आपको सीजन के 1 महीने पहले तैयारी शुरू करना है। पॉइंट नंबर 3, सीजन की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, तैयारी करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, और दूसरी, प्रोडक्ट कितना ऑर्डर करना है। ये दोनों ही बातें बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट का स्टॉक रखना पड़ेगा, शॉप वालों को प्रोडक्ट का स्टॉक रखना पड़ेगा, ब्रांच ऑफिस में भी प्रोडक्ट का स्टॉक रखना जरूरी है। कोई भी कस्टमर बिना प्रोडक्ट लिए वापस नहीं जाना चाहिए। आज की कंडीशन बहुत अलग है। कोरोना वायरस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है, तो मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइजर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। मगर हमारा मल्टीप्लायर एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत ऑल ओवर इंडिया डिलीवर्ड हो रहा है। तो यह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप मल्टीप्लायर मंगवाइए और किसान भाइयों को रिजल्ट दिखा के उन्हें अपना कस्टमर बनाइए। और दोस्तों, सीजन ये ऐसा टाइमिंग होता है जब आप जोरदार बिजनेस करके एक बड़ी इनकम ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा सीजन के टाइम, तो आप सेल नहीं कर सकते, आपकी इनकम नहीं होगी। दूसरी बात, आपको प्रोडक्ट कितना ऑर्डर करना है। दोस्तों, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी में फोन करके कंपनी से पूछते हैं कि मैं कितना प्रोडक्ट ऑर्डर करूं। तो देखिए, हमें कितना प्रोडक्ट चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यह समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स कितने हैं। दूसरी बात, वो कस्टमर्स के यहां फसल कौन सी है। और तीसरी बात, वो कस्टमर्स की कितनी एकड़ में खेती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। एक कस्टमर है, उसके पास 5 एकड़ खेती है और उसने गेहूं की फसल लगाई है। तो गेहूं की फसल में पूरे सीजन में 1 एकड़ में हमें 2 किलो मल्टीप्लायर लगता है। तो 5 एकड़ में हमें पूरे सीजन में 10 किलो मल्टीप्लायर लगेगा।
और ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास 10 कस्टमर है, तो एक कस्टमर को 10 किलो तो 10 कस्टमर को 100 किलो, इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटर अपनी रिक्वायरमेंट निकाल सकता है। आप आपके कस्टमर्स को कॉल करके एडवांस बुकिंग कर सकते हो। इससे भी आपको अंदाजा आएगा कि आपके कस्टमर्स को कितना प्रोडक्ट चाहिए। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, जितना प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, आप उससे ज्यादा प्रोडक्ट मंगवाइए। क्या होता है, आपके कस्टमर के रेफरेंस से अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको प्रोडक्ट देने के लिए आपके पास प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप कोई न्यू कस्टमर करते हो तो उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट चाहिए। इसलिए कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोडक्ट ही ऑर्डर करें। और दोस्तों, कंपनी ने एक बात देखी है, सीजन में जो भी जितना प्रोडक्ट स्टॉक रखता है वो उतना ही सेल कर पाता है। यदि कोई व्यक्ति 10 किलो रखता है तो वो 10 किलो ही सेल कर पाता है, कोई व्यक्ति 200 किलो रखता है तो वो 200 किलो करता है, और कोई व्यक्ति अगर 500 किलो का स्टॉक रखता है तो वो 500 किलो तक जाता है, 500 किलो सेल करता है। तो इसके लिए आपको जितना ज्यादा प्रोडक्ट हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक रखिए। तो दोस्तों, अब आप समझे कि सीजन की तैयारी क्यों जरूरी है। तो सीजन आ रहा है, तैयारी शुरू करिए, कंपनी में कॉल करिए और ऑर्डर दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ऑर्गेनिक मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित चौरसिया आपकी कंपनी कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टेक्निक आपके बहुत से प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लाई है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, क्या आपकी तहसील ब्लॉक हो चुकी है और आप सोच रहे हैं आगे क्या करूं। प्रॉब्लम नंबर 2, अगर आप एक ही एरिया में काम कर रहे हैं और आपकी सेल्स ग्रोथ रुक सी गई है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी गांव में गए और वहां पहले से ही मल्टीप्लायर किसान हैं, तो आप कहां जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, क्या आपके गांव में मल्टीप्लायर बेचने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। दोस्तों, अगर आपकी प्रॉब्लम्स भी इनमें से एक है तो आप ये टेक्निक को अच्छे से देखिए, समझिए और यूज करिए। इस टेक्निक का नाम है पोटेंशियल पॉकेट। पोटेंशियल पॉकेट को हम 3 पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट, डेफिनेशन, सेकंड पार्ट, बेनिफिट, थर्ड पार्ट, माय पोटेंशियल पॉकेट। पार्ट 1, डेफिनेशन। पोटेंशियल पॉकेट, पॉकेट मतलब होता है नया एरिया, न्यू एरिया। वो एरिया एक नवा गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, तहसील हो सकता है, जिला हो सकता है, राज्य हो सकता है। और पोटेंशियल मतलब सक्षम, जो आपको ज्यादा सेल्स दे, जो आपको ज्यादा कस्टमर दे। तो पोटेंशियल पॉकेट का मतलब होता है कि एक न्यू एरिया, वो एरिया तहसील, डिस्ट्रिक्ट कुछ भी हो सकता है, जो आपको ज्यादा सेल्स और कस्टमर दे। पार्ट 2, बेनिफिट। जब आप न्यू एरिया में जाएंगे तो आपको न्यू कस्टमर्स मिलेंगे। न्यू कस्टमर्स की वजह से न्यू सेल्स होगा, मतलब सेल्स ज्यादा होगा। सेल ज्यादा होगा तो आपकी इनकम ज्यादा होगी, और जब सेल ज्यादा हो रहा है, इनकम ज्यादा हो रही है, तो आप वो तहसील को, वो एरिया को ब्लॉक कर सकते हैं। ये सब फायदे होंगे जब आप पोटेंशियल पॉकेट के तहत न्यू एरिया में काम करेंगे। और एक दिन आपका न्यू पोटेंशियल पॉकेट भी पुराना हो जाएगा, वहां काम फैल जाएगा, वहां नेटवर्क बन जाएगा। तो इसलिए फिर से नवा पोटेंशियल पॉकेट पकड़िए, वहां पे काम बढ़ाइए, नए कस्टमर मिलेंगे, नवा सेल्स होगा और ज़्यादा इनकम होगी, और वो एरिया को भी ब्लॉक करिए। फिर नवा पोटेंशियल पॉकेट पकड़िए, फिर काम बढ़ाइए। इसी तरह से सेल्स, इनकम और काम बढ़ाते जाइए। पार्ट 3, माय पोटेंशियल पॉकेट। आपके आसपास के कौन से पॉकेट्स पोटेंशियल से, जहां पे आपका सेल बढ़ेगा, आपके कस्टमर बढ़ेंगे। यह जानने के लिए आप आपके बिजनेस कोऑर्डिनेटर मैम को कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, कस्टमर बेस बढ़ाना है तो पोटेंशियल पॉकेट करना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।